दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके सोशल साइंस एग्ज़ाम की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर को भी बता देता हूँ मैं आपको। हिंद स्वराज 1909 के लेखक हैं। तो याद रखना है, हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में हुई थी, याद रखना है आपको। इसके लेखक कौन है? सभी को आंसर पता है। इसके लेखक जो है महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो घ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, घ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो वो क्या होता है? तो वो होता है जनमत संग्रह। तो यहाँ पे जो है ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए ये। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो वो जनमत संग्रह जो है कहलाता है। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। अमेरिका के मूल निवासी होते हैं। तो अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं वो कौन से होते हैं? तो अमेरिकन इंडियन जो है मूल निवासी कहलाते हैं वहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, जो यहाँ पे हाँ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जो गहराई में दबे हुए हैं, अधिक तापमान में हैं, तो उन कोयलों को हम क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, हम उन कोयलों को जो है बिटुमिन्स कहते हैं। यहाँ पे ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि पहला था, कब और कहाँ आयोजित हुआ? ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जनेरो में, जो कि 1992 में हुआ था। यहाँ पे एक लड़की थी जिसने भाषण दिया था ब्राज़ील के अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में, उसका नाम था सुजुकी। ठीक है, नाम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। उसका जो सम्मेलन में जो भाषण था, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। रियो डी जनेरियो में 1992 में उसने भाषण दिया था। लड़की का नाम था सुजुकी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, भारत में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का खालिस्तान है। कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह जो है 24.56% है। तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बेल्जियम का क्षेत्रफल इस भारतीय राज्य से कम तथा आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, जो कि इसी भारतीय राज्य की आबादी से करीब आधी है। तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही समझा आपने, हरियाणा। हरियाणा से भी छोटा बेल्जियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विशेषों को भी रखा जा सकता है। क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं आधिकारिक क्षेत्र, जो है का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विश्व में अमेरिका राष्ट्र की संसद में सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। 19.5%। तो का ऑप्शन फिर से आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वर्ष 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो यूएस डॉलर में जो थी वो थी 6,700। ठीक है, प्रति वर्ष थी। तो भारत का एक जो है खालिस्तान देश है, भारत जो है कैसा देश है ये आपको बताना है। तो अभी अभी हमने क्वेश्चंस कुछ बताए थे आपको। मध्य आय वर्गीय जो है देश कहलाता है हमारा भारत। तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है खालिस्तान कहलाती है। वो क्या कहलाती है ये आपको बताना है, कि वो वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, उसको अंतिम उत्पाद कहते हैं, क्योंकि वो फाइनल होकर के हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोसेस करना है, जो हमें ही करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। किस तरह के परिणाम होंगे देशों को जोड़ने से? तो आंसर हो जाएगा कि जो उत्पादों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा जो प्रोडक्ट हैं उसके बीच में। वैश्वीकरण के परिणाम ये होगा। तो यहाँ पे खा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है जो पूछा गया आपसे, 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में खालिस्तान पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। तो वो कौन सा केंद्र था ये आपको बताना है, नाम बताना है उसका। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सूरत। ठीक है, सूरत जो है वो रहा था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सूरत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग खालिस्तान में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, लगभग कितनी पाई जाती है, कहाँ किस में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे में ऑप्शन नहीं है। लगभग पाई जाती है, लगभग कितनी पाई जाती है ये बताना है। तो लगभग जो है ये 16 लाख पाई जाती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 लाख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के इस पे। तो आगे हम इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, किसी तरह के भेदभाव, भेदभाव को खालिस्तान घोषित करता है। तो कैसा घोषित करता है, तो अवैधानिक घोषित करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अवैधानिक। अवैधानिक जो है घोषित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, बल्कि वह किसी और के लिए खालिस्तान भी हो सकता है। तो किसी और के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी भी हो सकता है। विनाशकारी भी हो सकता है। खालिस्तान पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध लोगों ने प्रदर्शन किया। कहाँ पे प्रदर्शन किया, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। किससे, तो संयुक्त उत्पादन से। संयुक्त उत्पादन करते हैं जब, क्या हो जाएगा, संयुक्त उत्पादन। ये हो गया इसका आंसर आपका खालिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं, जो बड़े प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पर। जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे, होशे से तात्पर्य है। होशे जो है सामूहिक अभिव्यक्ति के नए रूप में नित्रिदांद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया है। इस मेले का इस मेले को इमाम हुसैन के नाम पर होसे का नाम दिया गया है। इसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर जो है हिस्सा लेते हैं। इसी को जो है होसे बोला गया है। होसे का मतलब हो गया इमाम हुसैन के नाम पर जो है ये चलता है। चटनी म्यूजिक से क्या समझते हैं आप, आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, त्रिनिदाद और गुयाना में भारतीय अप्रवासियों के पहुंचने के बाद सामने आई संस्कृति समागम की रचनात्मक अभिव्यक्ति जो है वो चटनी म्यूजिक को अभिव्यक्त करती है या चटनी म्यूजिक कहलाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे हम। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, निरंकुशवाद से तात्पर्य एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था से है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब वो चाहे जो कर सकता है। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना में निम्नलिखित 4 राज्य जो है सम्मिलित हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे, भारत में चावल उत्पादक 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो एक है उड़ीसा और एक है छत्तीसगढ़। जो सबसे ज़्यादा जो है चावल उगाता है तो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़। इसके बाद जो आते हैं बिहार है, आपका यूपी है, ये सब आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है, क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कच्चे माल पर आधारित होता है, कागज उद्योग भी कच्चे माल पर है, चीनी उद्योग भी कच्चे माल पर है, क्योंकि हम चीनी जो है गन्ने से बनाते हैं, तो गन्ना जो है कच्चा है, उसके बाद जो हम उसको प्रोसेस करते हैं तो चीनी बनता है। इसी तरह से तेल उद्योग है, पटसन उद्योग है, रबड़ उद्योग है, रेशम उद्योग है, ये सारे के सारे उद्योग इसमें आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है एथनिक या जातीय से क्या तात्पर्य है? एथनिक या जातीय किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे एथनिक या जातीय क्या होती है? साजिश संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। इसमें प्रत्येक समूह जो है अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है या पहचानता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कुछ भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। कभी कभी एमसीक्यू बन जाता है ये कि संविधान में कितनी भाषाओं को जो है अनुसूचित जातियों में रखा गया है या अनुसूचित सूची में रखा गया है, तो यहाँ पे जो है 22 भाषाएं आ जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? ये भी कभी कभी एमसीक्यू या खालिस्तान बनता है। तो भारत में सामाजिक विभाजन का आधार जो है वो जन्म है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, यहाँ पूछा गया है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो वे सभी संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः निर्मित किया जा सकता है या इन संसाधनों को पुनः पूर्ति जो है संभव कर सकते हैं, तो वो जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। बिस्कुट उत्पादन हेतु दो मध्यवर्तीय वस्तुएं जो है आपको लिखनी है। अगर बिस्कुट बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए? तो आटा और चीनी जो मेन चीज़ है आप बता सकते हैं। ठीक है, आटा और चीनी जो है बिस्कुट के लिए। इसमें आटा की जगह मैदा भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो लिखा है आप जो है ना लिखें। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें जो कोटा किसे कहते हैं? तो कोटा जो है किसी भी वस्तु की संख्या सीमित करना कोटा कहलाता है। जैसे सरकार आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या सीमित कर सकती है, जिसे हम कोटा कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर, और उन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे हम। तो यहाँ पे चलिए पूछा क्या गया है आपसे, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया आपसे खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य कृषि उत्पाद बताएं जिसमें विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। जिससे विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है, तो कौन कौन से पदार्थ हैं वो बताने हैं। हम बोल सकते हैं ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांगों को पूरा करने के लिए दुनिया भर में कपास की बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, तो ये सबसे बड़ा एक है। रबड़ का भी उत्पादन बढ़ाया गया था, ये भी सही है। और साथ ही साथ 1820 से 1914 के बीच जो है विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि हुई थी, ये भी है। इस दौरान विश्व व्यापार में जो है 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों अर्थात जो है गेहूं कपास जैसे कृषि उत्पादों का था, और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था, जो कि हम जानते हैं कि हम कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। यूरोप में 1848 की उदारवादियों की क्रांति के प्रमुख दो कारणों को संक्षेप में बताना है आपको, बहुत ही सिंपल वर्ड में बताना है। तो यूरोप में 1848 की उदारवादियों की क्रांति के दो प्रमुख कारण जो निम्नलिखित थे, वो कौन कौन से थे? एक बता सकते हैं हम, यूरोपीय देशों में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बेरोजगारी भुखमरी बढ़ने लगी थी। तो जो संतुष्ट जनता नहीं थी, यानी कि असंतुष्ट जनता ने विद्रोह कर दिया था। और दूसरा जो है राष्ट्रवाद की मांग ने जोर पकड़ लिया, यानी कि सबको राष्ट्र के प्रति अपनी भावना उसकी जागृत हो जाएगी थी। सब लोग जो है राष्ट्र से अपना प्रेम करते थे, पहले तो नहीं था ऐसा। फिर बाद में जो है जैसे जैसे राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रभक्ति जैसे जैसे जागी लोगों के मन में, तो मध्यम वर्ग ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रवाद की मांग के साथ जोड़ करके प्रस्तुत कर दिया। मध्यम वर्ग ही था जिसने संविधान की मांग की थी। अगर मध्यम वर्ग नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति होती ही नहीं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था मध्यम वर्ग का, जो कि पढ़े लिखे थे लेकिन संख्या में कम थे, लेकिन उनको पता था कि हमें कैसे किसको जोड़ना है, ये सारा उनको पता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमारा रहेगा उसके आंसर को भी हम देखेंगे, जो साइमन कमीशन के ऊपर है। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? यह कब भारत पहुंचा, यह भी बताना है आपको। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था एवं उसके बारे में जो भी सुझाव वो दे सकते थे वो था। और ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने जो है ये सर साइमन को जो है इस नेतृत्व का कमान संभाला था। आपको मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है चैप्टर पढ़ाया था, 3D एनिमेशन बताया था, उसको आप चेक करना एक बार। वैधानिक आयोग के रूप में जो है गठित किया था साइमन कमीशन के नेतृत्व में, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में बना था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका जो है विरोध हुआ था। ठीक है, इस साइमन कमीशन में जो सदस्य थे उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जबकि भारत के लिए आए थे, और भारत का ही कोई सदस्य नहीं था जो सुझाव दे सके, इसलिए इसका विरोध हुआ था। ये साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत पहुंचा। हालांकि जो है साइमन कमीशन का गठन जो है इससे पहले हो चुका था, 1928 से पहले। तो इसका स्वागत जो है साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या होता है? उपलब्ध संसाधनों को सतत दीर्घकाल तक प्रयोग करने के लिए संरक्षण, प्रबंधन, विवेकपूर्ण तरीके से वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत जैसे देश में जो है, जहाँ संसाधन का वितरण समान नहीं है, यहाँ पर ये भी बिल्कुल आवश्यक माना जाता है। बाकी आप लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, बाकी इतना बहुत होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, समझाना है आपको। तो आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं के विभिन्न घटकों पर केंद्रित न होकर के जैव विविधताओं पर ही केंद्रित होती हैं। उसका रीजन क्या है? संरक्षण के विभिन्न प्रकारों की निरंतर खोज जारी है। अब नियोजन में कीटों को भी महत्व दिया जा रहा है या दिया जाता है। वन्य जीव अधिनियम 1980 ध्यान रखना है। और 1986 के तहत आपको जब एमसीक्यू मिलेगा, अगर मान लो वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1980 और 1986, इन दोनों ऑप्शन में जो आपको मिलेगा ना, उसको टिक कर देना। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। दो बार वन्य जीव अधिनियम बने थे, तो आपका अगर या तो 1980 देगा या फिर 1986 देगा, ये ध्यान रखना। तक सैकड़ों तितलियों, पतंगों, रंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में जो है शामिल किया गया है। और 1991 में पौधों की जो है 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल हो गई थी या की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कार्बनिक कृषि क्या होती है? तो रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के बिना केवल जैविक खादों के प्रयोग से की गई कृषि कार्बनिक कृषि कहलाती है। इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, अतः यह पर्यावरण के लिए अनुकूल, यानी कि जो है उसके लिए सही मानी जाती है। बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में जो है हमको समझाना है कि बेल्जियम, तो हम आंसर लिख देंगे, बेल्जियम की आबादी की जटिल जातीय बनावट निम्न प्रकार से है। अब किस प्रकार से है, ये सारी चीजें जो है हम इसमें बताएंगे। यहाँ पे देखो, कुल आबादी का जो है 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है, और ये डच भाषी हैं, सबसे ज़्यादा जो है डच भाषी हैं बेल्जियम में। ध्यान रखना है, कभी कभी एमसीक्यू बनता है कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली कौन सी भाषा है, ठीक है। कुल आबादी के 40% लोग जो है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो कि फ्रेंच भाषी हैं, और 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। शेष जो बचा, देखो आप देख सकते हो कि आपका 59 है और ये 40 है, 1% कम है, 60 हो जाता, 60 और 40 100, तो 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषी हैं। यानी बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग जो हैं मात्र 1% हैं, बाकी जो है डच बोलते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच क्यों बोलते हैं? कि वो फ्रेंच भाषा जो है, मानते हैं कि फ्रांसीसी भाषा जो होती है वो अपने आप में सम्मानजनक भाषा है, इसलिए लोगों ने फ्रेंच ज़्यादा सीख ली, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी देखते हैं। इसमें आगे अगर आप बोलना चाहते हैं तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। यानी कि आपको बता दिया गया है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्थानीय शासन की नगरीय संस्थाओं के बारे में बताइए। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, इन अफ्रीको अमेरिकन खिलाड़ियों का विरोध करने का तरीका क्या था? उन्होंने किस तरह से विरोध किया था, ये आपको समझाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, जिसमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो ऐसे अफ्रो अमेरिकन थे जो दौड़ लगाते थे, ठीक है। तो उनका जो विरोध करने का तरीका था, क्या था, यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। गैर नवीनीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये बता देना है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत है? अपने उत्तर का जो है 2 कारण देकर बताना है। तो ये रहा 2 कारण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है या किस तरह से नज़र रखता है, यह क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, और आगे इसका जो है आंसर और भी बता देता हूँ, इसका जो बचा हुआ पार्ट है। बाकी बचा हुआ ये पोर्शन है जिसका आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो 16वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है, एक का विकास दूसरे के लिए विध्वंसक भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी खालिस्तान में देखा था। भारत के कुछ लोगों ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों, जिसको हम सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना का विरोध किया है। वो लोग कौन हैं और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर भी लिखा हुआ है, कारण भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंसर्स को आपको इसी तरह से लिखना है, ध्यान रखना है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में मैत्सनी एवं काबूल की किस तरह की भूमिका थी, ये आपको बताना है। इसी में एक अथवा प्रश्न भी दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इटली जो थी, गैरीबाल्डी कौन था ये बता देना है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, और उसका योगदान क्या था ये भी बताया हुआ है। ठीक है, गैरीबाल्डी का योगदान। अब इसके बाद जो है हमारे को बताना है किसका, गैरीबाल्डी के जो बचे हुए कुछ और एक योगदान है उसको भी हम बताएंगे। पूरा का पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सॉल्यूशन का, जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अभी हम 4 5 7 8 पॉइंट और देख लेते हैं, ताकि आपको जो भी पॉइंट याद रहे उसको लिख लो। ये है इसका बचा हुआ पोर्शन का आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो चौथा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट का ये बचा हुआ है, चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, फिर छठा पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, इस तरह से आठवां पॉइंट है। तो आप जो है इसमें से कोई भी 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख दोगे वो भी सही है। लेकिन इसका अथवा पार्ट जो इसमें आपसे पूछा गया है, अथवा में क्या पूछा गया था, तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए हर क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान क्या था, तो हम जो है यहाँ पे बता देंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के संस्कृति का क्या योगदान किया था। तो रूमानीवाद जो है वहाँ चली थी, साथ ही साथ इस स्थानीय भाषाओं की बात जो है वहाँ पर साहित्य का योगदान था, उसके अलावा भाषा और संस्कृति का भी योगदान था। ये सारे की सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। इसी में अथवा पूछा गया है, जल जल दुर्लभता क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आइए इसके बचे हुए पोर्शन के आंसर को देख लेते हैं कि इसमें और भी जो है इसके उद्देश्य क्या है। जल संग्रहण किसे कहते हैं ये तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे जो है इसके उद्देश्य की बात की जा रही है, तो उद्देश्य की बात करेंगे, उसके बाद जो है इस अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है उद्देश्यों को देख लेते हैं, तो उद्देश्यों को यहाँ से नोट कर सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अथवा जो पार्ट पूछा गया था, जल की दुर्लभता क्या होती है, ठीक है, और उसके कारण क्या है ये भी बताने हैं। तो सबसे पहले जल की दुर्लभता का अर्थ बताना है हमारे को, ठीक है। उसके बाद जो है इसके कारण क्या हो सकते हैं हम बता देंगे। तो ये रहा इसके कारण, निम्नलिखित कारण है, बहुत सारे कारण है इसमें, कारणों में से जितने कारण आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितने हमने लिखे उतने लिखे, हम तो मैक्सिमम आंसर देंगे आपको, आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया, भारत में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसी में अथवा पार्ट पूछा गया है, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोधक हैं। ठीक है, ये भी आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले जो है हम आंसर बताएंगे, भारत में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। जो है सबसे पहला जो है कानून बनाया गया, कन्या भ्रूण हत्या पर कानूनी रोक। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये उपाय है। दूसरा जो है महिलाओं की शिक्षा की बात करेंगे हम इसमें, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, इसके जो भी कारण है उसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें लोकतंत्र के विकास में जाति धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोधक हैं ये भी हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने जैसे बताया, महिलाओं की शिक्षा स्थिति में सुधार। फिर इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, 6 पॉइंट, 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे पॉइंट जो हमने दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी 5 6 पॉइंट लिख दोगे तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है सक्सेसफुल आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी का अथवा पार्ट जो था, जिसमें पूछा गया था आपसे कि भारत जो है भारतीय लोकतंत्र में जो है उसके विकास में जाति धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोधक हो सकते हैं, किस तरह रुकावट डाल सकते हैं, ये बताना है। तो ये रहा इसका, जाति किस तरह रुकावट डालेगी और लैंगिक मसले किस तरह रुकावट डालेगी, धर्म या सांप्रदायिकता किस तरह से रुकावट डालेगी, ये सारे आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण परिवारों की साख के प्रमुख 4 स्रोत जो है आपको बताने कि किस तरह से वो जो है पैसा कमाते हैं। इसी में अथवा है, बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंक क्या कार्य संपन्न करते हैं, ये भी आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में ग्रामीण परिवार जो है साख का सृजन कैसे करते होंगे। ठीक है, तो वो जो है सहकारी समितियों का प्रयोग करते हैं, सहकार का प्रयोग, साहूकार जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जो ग्रामीण बैंक है उनका ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है और कैसे ले सकते हैं, ये अपने मित्र या रिश्तेदार से ले सकते हैं, तो ये भी हम इसमें मेंशन कर देंगे। तो चौथे पॉइंट की तरफ मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट भी हमारा हो जाता है। इसी में अथवा पार्ट है, बैंक का अर्थ क्या होता है और बैंक के क्या क्या कार्य हैं, ये सब हमें बताना है। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, बैंक का अर्थ क्या होता है, बैंक के कार्य क्या क्या हैं, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं आपको। इसके बाद जो आपका खंड अगला जो शुरू होता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो खंड है,
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया होगा या क्यों शुरू किया? भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया? अथवा में है अवध में आंदोलन के स्वरूप की चर्चा करनी है कि अवध में किस प्रकार का आंदोलन जो है हुआ था। तो यहाँ पर जो है पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता देंगे हम लोग, और इसके बाद जो है हम पहले तो प्रथम विश्व युद्ध को हम पूरा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा गांधी जी ने समझाया था। फिर रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर वो भी एक चर्चा का विषय बना था, फिर खिलाफत आंदोलन किया था। तो इन सभी के बारे में हम बता देंगे। भारतीयों ने ब्रिटिश शासन में जो है कौन कौन से क्षेत्रों में असहयोग किया था वो भी हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अवध किसान आंदोलन जो है कैसा था, ये भी हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो है पार्ट की तरफ। तो रॉलेट एक्ट लिख देंगे, इसमें जलियांवाला बाग का कांड लिख देंगे। ठीक है, सारे के सारे जो हमें बताने हैं। इसमें क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू कर दिया था? रॉलेट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर जो है इन्होंने खिलाफत आंदोलन भी किया था, उसके बाद जो है असहयोग उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो ये सारे के सारे रीजन थे। साथ ही साथ भारत जो भी भारत के जो वासी थे उन्होंने किस किन क्षेत्रों में जो है असहयोग किया था, तो ये हम बता सकते हैं कि हज़ारों विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया था, शिक्षकों और हेड मास्टरों ने त्यागपत्र दे दिया था, वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए थे। ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो है तैयार करना है। अब इसी में जो है आपका नेक्स्ट जो इसका अथवा पार्ट था, अवध में किसान आंदोलन की बात करें तो इसका आंसर यहाँ पे अवध में स्वाधीनता संग्राम या किसान आंदोलन की बात करें तो इस तरह का इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कैसा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उनको भी मैं समझा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, उसको नोट कर लेना आप। ये आंसर आप जो है इसके बचे हुए पार्ट में लिख दोगे। अब बात करते हैं इसमें जो है आपसे क्या पूछा गया है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार की कार्यकारिणी में किस तरह उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, इसका वर्णन भी आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी में अथवा पार्ट भी एक, जनता की स्वतः स्फूर्ति सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। इस कथन को जो है बोलीविया के जल युद्ध के संदर्भ में जो है स्पष्ट करना है। तो दबाव समूह का अर्थ जो है, पहले दबाव समूह की बात करेंगे। दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को किस तरह से जो है उपयोगी हो सकती हैं, ये बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे चुनाव में योगदान होता है, जनमत में का निर्माण होता है, सरकार की शक्तियों की जो सीमा होती है उसको हम सीमित करते हैं, साथ ही साथ समाज और शासन में संतुलन बनता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो इस तरह से जो है सारे आंसर्स इसमें आ जाएंगे। अब जो है इसके बचा हुआ एक दो चीज़ें और लिख सकते हैं इसमें, इतना बहुत है। ठीक है, इसका अथवा पार्ट की बात करते हैं जिसमें बोलीविया का युद्ध हुआ था। तो वो कैसा हुआ था, उसका परिचय क्या था, कारण क्या था, आंदोलन का स्वरूप कैसा था, संगठन कैसा था, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बोलीविया का युद्ध क्या था, साथ ही साथ इसका परिचय लिख देंगे, इसके बाद कारण लिख देंगे कि कारण क्या था, आंदोलन का स्वरूप कैसा था ये ज़रूर बताना होगा हमारे को, और साथ ही साथ संगठन यानी कि उसका ढांचा कैसा था ये हम बता देंगे। तो इस तरह से इसका परिणाम भी क्या होगा ये हम सब बता देंगे। परिणाम के बाद में जब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जहाँ पे हम मानचित्र संबंधी प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर जो है परिणाम इस तरह से लिख देंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने परिणाम के बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्नों के ऊपर, और वहाँ पर हम देखेंगे वाल्डिया कहाँ होगा, विशाखापत्तनम कहाँ होगा, कटनी कहाँ होगा, इस तरह के प्रश्नों को हम जो है वहाँ पे चेक करेंगे। हजारीबाग कहाँ होगा, कोलार कहाँ होगा, नरोरा कहाँ होगा, और इंदौर कहाँ होगा, कांगा कहाँ होगा, ये सब चीज़ें हम जो है देखने वाले हैं। आपका मानचित्र प्रश्न जो है रह चुका है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमें बेलाडिया बताना है, विशाखापत्तनम, कटनी और हजारीबाग। साथ ही साथ अगर आप अथवा में करना चाहते हैं तो केंगा बता देंगे, इंदौर बता देंगे, नरोरा बता देंगे और कलौर बता देंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मैं यहाँ पे मानचित्र स्वरूप में दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मानचित्र में सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। नरोरा है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, इसी तरह हजारीबाग जो झारखंड में है, फिर कटनी है आपका। ठीक है, उसके बाद में बेलाडीला है, विशाखापत्तनम है, यहाँ पर देख सकते हो, केगा है और कोलार है, इंदौर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका पूरा का पूरा जो है ये मैप वर्क है जिसको हमने देखा। तो मैंने आपको मैक्सिमम जो है आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं इनको, जो मेरा पहला वीडियो था इससे पहले और एक मॉडल पेपर करवाया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो दिया था आपको, वो पढ़ लिया होगा, और ये वीडियो पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप जो है पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आ जाओगे, गारंटिड है और गारंटिड रहेगा, क्योंकि आपके लिए ही ये
क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में पेश किया गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। मैक्सिमम बच्चों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, जो अपने दोस्त हैं उनको छोड़िएगा नहीं। कभी आप सोचिए कि मेरा दोस्त आगे निकल जाए, ऐसा नहीं है। आपका दोस्त उतना ही करेगा जितना उसको समझ में आता है, बाकी आप जितना करेंगे वो आपको समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। बाकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। इसमें गणित का पेपर मैंने पहले ही डाल दिया है, विज्ञान का पेपर भी डाल चुका हूँ, तो गणित और विज्ञान के दोनों पेपर आपके सामने उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको सब कुछ मिलेगा।